नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोक वाणी में आप सभी का स्वागत है। 25 फरवरी 2020 ये तारीख आप में से बहुतों को याद नहीं होगी, याद रखनी चाहिए, क्योंकि ये तारीख थी जब दिल्ली के हिंदू विरोधी दंगों में आईबी के ऑफिसर अंकित शर्मा को चाकुओं से गोद गोद कर मार डाला गया था और खजूरी खास दिल्ली में जो इलाका है उसके नाले में उनका शव मिला था। बहुत ही विभत्स स्थिति में जुगुप्साजनक दृश्य था और 51 वार किए गए थे चाकू से, ब्लंट फोर्सेस से, और कुल मिलाकर इतनी बुरी दुर्गति थी लाश की कि उसका वर्णन शब्दों में करना थोड़ा सा कटकरेज होना पड़ेगा उसके लिए, भोजपुरी में जिसको कहते हैं। और उनका पोस्टमार्टम जिस भी डॉक्टर ने किया उसने भी ठीक यही बात कही। 6 साल बाद, थोड़ा सा ज्यादा समय, 6 साल कुछ महीने बाद, 13 जुलाई 2026 को कड़कड़डूमा की अदालत ने उनके दोषियों को अभी सजा नहीं सुनाई है, लेकिन कन्विक्टेड करार दिया है, दोष सिद्ध जिसे कहते हैं वह करार दिया है। इसमें आम आदमी पार्टी का पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य लोग शामिल हैं। ये घटना कैसे हुई थी कि अंकित शर्मा घर से बाहर निकले थे, दंगों के ठीक बीच फंसे और जिहादियों की भीड़ ने उन्हें पीट पीट कर बार बार चाकू से गोदा और मारपीट करके उनकी हत्या कर दी। उनकी लाश 26 फरवरी को मिली थी, सोचिए। और उनके शरीर पर, जैसा मैंने बताया, 51 चोटें थी। ताहिर हुसैन के साथ साथ नाजिम, काजिम, जावेद और अनस, इन सभी को अदालत ने कन्विक्टेड, दोष सिद्ध, दोषी पाया है। हम बात करेंगे इस पूरे मसले पर। और उस समय चूंकि सर ने बहुत बारीकी से कवर किया होगा, हमारे साथ हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार धीरेन्द्र कुंडीर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार व्यालोक, आपको और तमाम दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत अभिवादन। आज आपकी आवाज थोड़ी कमजोर आ रही है सर, थोड़ा जोर से बोलना होगा आपको, या शायद आप माइक से दूर हैं इसलिए। लेकिन सीधा पहला सवाल ये है, 6 साल बाद, मेरे 2-3 पॉइंट हैं। 6 साल बाद यह फैसला आया, हालांकि अभी तो हमारे यहाँ की जो परंपरा है उसके मुताबिक उछली अदालत, फिर सबसे बड़ी अदालत, ये भी मालूम है। लेकिन आपकी बिरादरी यानी हमारी बिरादरी कि कई लोगों ने बहुत आंसू बहाए थे, कई लोगों ने कहा था कि ताहिर हुसैन को फंसाया जा रहा है। उसमें तमाम लिबरल, सेकुलर, तमाम जमात के लोग थे, पत्रकार शामिल थे, राजदीप सरदेसाई टाइप के लोग थे, स्वरा भास्कर टाइप लोग थी, राणा अयूब शामिल थी। आज उन सब के मुंह में मैं देख रहा हूं दही जम गया है। पहले तो हमें बताएं थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि आपने बहुत बारीकी से उसको कवर किया था, दिल्ली के दंगों को, दिल्ली के हिंदू विरोधी 2020 के दंगों को, और ताहिर हुसैन की उसमें जो भूमिका थी। अब तो अदालत ने भी साफ कर दिया है, लेकिन हमारे जैसे लोग तो उस समय भी बताते रहे थे, क्योंकि उसके घर से एक विशेष यंत्र भी मिला था जिससे पेट्रोल बम फेंका जा सके। उसके घर की छत पर तमाम चीजें मिली थी। तो सर, ओवर टू यू। दरअसल ताहिर जो है बड़ा ही शातिर और बड़ा खतरनाक एक आतंकी कहना चाहिए, क्योंकि लोग ये कहते नहीं है, क्योंकि उसके घर से जो सामान मिला था व्यालू, वो आतंक का ही सामान था। तेजाब भरे हुए बोतलों में, फिर उसके बाद पेट्रोल बम बनाना वो इजी होता, लेकिन है तो बनाने के लिए तैयारी उसके लिए 1,13,00,000 या 63 लाख रुपया उसके खातों में ट्रांजैक्ट हुआ था जब जांच हुई उसकी, जो दंगों के लिए तैयार हुआ था। ये सिर्फ एग्जीक्यूटर नहीं है, ये प्लानर भी है। ये सर्जिल, इसके खिलाफ अभी और भी केस है। ये केस में ये सर्जिल इमाम के साथ है, उमर खालिद के साथ है, जो इस पूरे मामले को, मतलब पूरा साजिश रचना, उसके लिए पैसे का इंतजाम करना, उसके लिए जगह देना और फिर खुद उसमें इन्वॉल्व होना, ये कंप्लीटली पूरा पैकेज था। क्योंकि सर्जिल इमाम और उमर खालिद जो है वो अबू बशर थे, याद होगा आपको, जो एक आतंकी था जो पकड़ा गया था आजमगढ़ से अहमदाबाद ब्लास्ट में। तो वो इमाम था, वो सिर्फ उनको
वो करता था, मोटिवेट करता था, चलिए खुदा के बाग की चिड़िया बनेंगे, खून से खुशबू आएगी शहीदों के। तो उनके खून से खुशबू आने के लिए उनको जो है उसने ऊपर भेज दिया। उनमें से कुछ लोग यहीं बचे हुए हैं जिनको अदालत ने कहा है कि ऊपर जाओ, खून में से खुशबू आएगी, लेकिन वो जा नहीं रहे, फंदा नहीं कसवाना चाह रहे, वो बार बार इधर से उधर घूम रहे। वो कह रहे खुशबू सिर्फ तभी आती है जब वो बम लगा के उड़ते हैं, तब आती है। तो मतलब जो भी है, अब ये जो आपका ये ताहिर खान, ताहिर हुसैन, इसके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग ये था कि अचानक कल का आप पुरानी कहानी क्यों सुनाते हैं? आप ये बताइए कि कल की सजा के बाद इस देश की संसद में बैठा हुआ एक शख्स, जिसको आपको और मुझे माननीय सांसद कहना पड़ेगा, वो शख्स जिसने कहा था कि इस देश के प्रधानमंत्री कहना ये गुजरात नहीं है, बोटी बोटी काट देंगे मोदी की, वो आदमी जो कांग्रेस के इस पूरे मुस्लिम वोट बैंक के प्लान का पहला फोरहेड है, वो आदमी कह रहा है कि साहब मैं अदालत के मामलों में तो कुछ नहीं कहूंगा, वो तो जो भी किया है, लेकिन इसका नाम ताहिर है, कपिल नहीं है। कपिल होता तो ये बरी हो जाता। इसके बाद ही क्या कहने को बच जाता है? तो दरअसल सवाल मेरे दिमाग में स्ट्राइक किए करता, देखिए राजदीप जैसे लोग कभी पत्रकार थे भी नहीं, वो सिर्फ उनके हाथ में माइक था। याद होगा उस जमाने में लोग बाइट देने के लिए बहुत घूमते थे और उनको अंग्रेजी बोलना आता था, बाप का नाम उनके साथ गुदा हुआ था उनके माथे पे, तो सब कुछ था जो एक उस समय। तो इसीलिए वो जिसको माइक दे दे वो घूम रहा था, भाई किसी को भेज दिया जाता एनडीटीवी की तरफ से, वो भी मुख्यमंत्री का इंटरव्यू ले लेता। लेकिन उन लोगों का एजेंडा आप सोच के देखिए कि वो आदमी इसको मासूम साबित करने के लिए ट्वीट करता है, क्लिप काटता है, क्लिप लगाता है और ये बताता है कि देखिए इसके घर पे हमला हो रहा है। वो जो याद होगा उसके ट्वीट। जी जी बिल्कुल। उसके अलावा आपने देखा होगा जुबैर उबैर जावेद अख्तर, सब लोग एक तरफा शामिल हो गए थे इस खेल में। लेकिन चलिए वो नहीं माना, कोर्ट ने नहीं माना। लेकिन आप ये समझते हैं कि अचानक ये हमला क्यों हो रहा है, अभी क्यों जैसे हुआ? इसके पीछे एक बड़ा कारण है, क्योंकि वो अपने प्लानर को निकालना चाहते हैं। अगर आप कभी चाइनीज लिटरेचर पढ़ेंगे, वॉर लिटरेचर या वारिंग स्टेट्स की जो 150 साल तक चलती हुई वॉर थी, उसमें मैं देख के बड़ी एक चीज पर बड़ा हैरान होता था कि वो अपने स्ट्रेटजिस्ट को बचाते थे, भले ही 200-300 सैनिकों को मर जाने दो, हजारों। तो फिर मैं समझा ओ ये तो सरजिल इमाम और उमर खालिद को बचाने के लिए किया जा रहा अदालत पे एक संस्थागत तरीके से हमला है इकोसिस्टम का। वो जानते हैं कि ये ऐसे आते रहेंगे, ताहिर हुसैन जैसे तो बहुत मिल जाएंगे, क्योंकि अभी तो शाहरुख भी है, आपको याद है ना वो शाहरुख जिसने गोली बीजेपी चला दी थी, तो अभी तो वो भी है ना भाई, अभी तो उसका भी केस आना है। रतनलाल सिपाही याद होगा, एसआई, उसको मार दिया ना, पत्थरों से गोली से मार दिया ना, तो अभी उसका भी फैसला आना है। तो दिल्ली के दंगों के बहुत फैसले आने, लेकिन मेरी नजर में इस समय जो इतना हुआ किया गया, उसके पीछे कारण ये है कि अदालतों के अंदर ये गिल्ट फील करा दिया जाए। देखिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सब कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ तो पैदा ही इसलिए होते हैं कि हमको। मैं बैठा था, एक बात, बहुत ही बड़ी किताब, एक वहाँ कश्मीर के बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, उनको अपना घर छोड़ना पड़ा। वो अच्छे इसलिए हैं कि उन्होंने लिख दिया कि मुस्लिम्स जो है मतलब उन्होंने पहली बार इतना सच लिखा, तो मैंने उनको फोन किया नंबर लेके कि यार ये लिख के तुम श्रीनगर में कैसे हो सकते हो? उसने कहा यार किताब लिखने से 6 महीने पहले मैं श्रीनगर छोड़ के भाग गया था, क्या बात कर रहे हो तुम, मैं तो जम्मू में रहता हूँ। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर वो बाई दी वे की भी उनको जरूरत, मतलब पर्सनल एक था, तो वो मेरे पास एक दिन आ गए ऐसी दिवाली का। तो हम लोग बात कर रहे थे कश्मीर की, तो उन्होंने एक बड़ी बात कही। उसने कहा कि भाई आप लोग लड़ोगे कैसे? मैंने कहने लगा भाई लड़ोगे तो उससे जो जिंदा हो, हमारी जिंदगी मरने के बाद शुरू होती है। राइट। तो जब इतने सारे लोगों के दिमाग में है, तो ताहिर हुसैन जैसे तो आते रहेंगे जाते रहेंगे। हाँ, आपकी सोसाइटी को अंकित शर्मा जैसे लोग खोने पड़ेंगे, ऐसे सज्जन लोग आपको खोना पड़ेगा। आपको धीरे धीरे क्या होता है कि आप फटीग में आने लगते हैं, क्योंकि आप कितने दिन लड़ सकते हैं इतनी नफरत से, ये सवाल होता है। और आधे अधूरे मिजाज से स्वामी जी कितने दिन लड़ोगे आप? लॉर्ड ऑफ द रिंग में रोहान पर जब अटैक होता है, लोहान, मैं अक्सर कई बार उस तरह की फिल्में जरूर देखता हूँ, वो तो नहीं देखता, उसमें एक बड़ी लाइन बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि जब वो आखिरी है तो वो कह रहा कि हमको लड़ना है, तो कहता है कि क्या हो रहा है ये वापस आवाज का, तो वो बोलता है कि
हमको जीतने के लिए लड़ना। वो कह रहा कि नहीं, तो राजा मुड़ के कहता है कि जीतना, अरे इतनी नफरत के खिलाफ कैसे लड़ा जा सकता है, जो इतनी नफरत से भरे हुए हो। तो वो जो जानवर बनाए गए थे, वो उसमें तो एक जानवर बनाए गए थे जो लोग थे। तो ये जो लड़ाई है वो नफरत से है, वो तो ऐसे आते रहेंगे। तो आप ये सोचिए, शर्जिल इमाम और उमर खालिद के लिए ये तैयारी है, क्योंकि उनको भी तो इसी दंगे में सजा होनी भाई, उनको कोई और थोड़ी केस है। आपने सर मेरे अगले इंटरजेक्शन को आगे ला दिया, माफ कीजिएगा, यही मैं रोक देता हूं आपको ताकि मैं अपनी बात कह दूं। कितनी बार बेल पिटिशन दिया उमर खालिद ने, कितनी बार रिजेक्ट हुआ। एक सामान्य आदमी अगर बेल पिटिशन देता है सर और रिजेक्ट हो जाता है तो वो तो जाके घर पर बैठ जाता है चुपचाप कि भाई अब ये हो गया। ये कौन से कानून के तहत इतनी बार दे रहा है, बात नंबर एक। बात नंबर दो, आपने जो कहा कि इतनी नफरत से ये लोग भरे हुए हैं, लेकिन ये तो विक्टिम कार्ड खेलते हैं और यही कहते हैं कि हिंदू नफरत से भरा पड़ा है। आपकी मित्र आरफा खानम कहती हैं कि इस देश में मुसलमानों को रोज एक नया जख्म मिल रहा है। ये जो नैरेटिव बिल्डिंग का एक्सरसाइज है, और आपने जिस फटीग की बात कही, अभी तो आप लगातार लड़ रहे हैं और अभी तो कुछ स्थितियां चलिए आपके अनुकूल दिख रही हैं, लेकिन जब कांग्रेस का राज आएगा, मैं सीधे खुल के कहता हूं क्योंकि उसके कारनामे ऐसे हैं, तो क्या होगा। आप इस विक्टिम कार्ड से, इस फटीग से, इसको कैसे निपटेंगे और कैसे देख रहे हैं। और ये आपने तो मुख्य बात कह ही दी है, तो क्या मान लिया जाए कि अदालतें दबाव में आएंगी। वैसे तो हम लोग अदालत पर क्या टिप्पणी करें, उस पर तो टिप्पणी नहीं करनी, लेकिन मेरे ये 3 पॉइंट हैं, इनको जरा एड्रेस कीजिएगा जी। दरअसल ये जो सबसे बड़ा खेल है, एक तो देखिए अदालतों पर कुछ भी कह पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है ना, उसके बारे में तो हम लोग नहीं कहेंगे, लेकिन एक दबाव तो बनाया जाता है, वो तो हम कह सकते हैं। वो आती है या नहीं आती, ये हमारा कहना नहीं है। और एक विक्टिम कार्ड की बात ये आपने की, ये एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है। दरअसल ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि ये अटेंडम वो कर रहे हो, ये निरंतरता से है। ये 1400 साल से है विक्टिम कार्ड। विक्टिम कार्ड कोई आज का कार्ड थोड़ा ही है कि आप आज कह दो, ये तो 1400 साल से चल रहा हुआ विक्टिम कार्ड है। क्योंकि साहब उन्होंने हमला किया, साहब उन्होंने वहां रहने नहीं दिया, उन्होंने ये किया, बुढ़िया ने कूड़ा फेंक दिया, और बुढ़िया ही नहीं मिली बेचारी वो इतिहास की किताबों में, लेकिन वो कूड़ा फेंकता रहा, है ना। उसके अलावा फिर आपने कहा कि नहीं साहब उन्होंने हमला किया, तो कोई कागज नहीं मिल पाए, एक एक कोई सबूत नहीं मिल पाया कि भाई कभी किसी ने हमला किया। वो कहने साहब उन्होंने संधि तोड़ दी, कहने भाई कहीं लिखा होगा, तो अगर पढ़ा तो पता चला कि हमको एप्रीहेंशन था कि उन्होंने संधि हो गई, किसी दो में लड़ाई हो रही थी और आपने कहा कि साहब उन्होंने हमारा मार दिया इसलिए तुम हमें और पैसा दो उनको देने के लिए। ये सब कहानियां थी। तो वो कहानियां आप तक आ गई, हर जगह ये कहानी है, हर कहानी के अंदर कहानी, कहानी के अंदर कहानी, कहानी के अंदर कहानी, आप जाते रहोगे तो वो दिखेगा। यार एक बात बताओ, ये दुनिया का, चूंकि ये दुनिया की सबसे ज्यादा अजीब किस्म की कौम है हिंदुस्तान में, हिंदू दुनिया की अजीब तरीन कौम है, जो बिल्कुल सामने खोल के देखती नहीं है, कभी भी नहीं देखती, उसको दिख भी नहीं पाएगा। क्योंकि और ये मुझे कई बार मैं बहुत रेयर कभी निराश होता हूँ, लेकिन कई बार देखता रहता हूँ कि निरंतर, अभी आपने देखा होगा पंजाब वाले मसले पर भी मैं बात कर रहा था कि कोई कुछ समझने को तैयार नहीं है। एक जगह पे थोड़ी होता है दुनिया की भाई। एक देखो सीधा मैथमेटिक्स, मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक बार गया, तो वहां उर्दू डिपार्टमेंट चुनाव कवर कर रहा था, तो उसी समय तो उसने कहा कि साहब ये जब 2022 की बात है, जब योगी आ रहे थे, या 17 की, या तो 2022 की बात है, तो बात होने लगी कि, तो उसने कहा भाई हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, वहां बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं जो बुरके से टीचर थी वो सब बैठी हुई, और उन्होंने बहुत सारा सामान वामान मंगाया हुआ था। तो मैंने कहा नहीं, बात हम बाद में करेंगे, पहले एक दूसरे से खुल के गालियां दे सकते, ताकि बाद में ना दे कमरे के अंदर। हमने कहा जब मैं चला जाऊं आप मुझे ना दे, मैं बाहर रहूं तो मैं आपको ना दूं, यही दे लेते हैं एक दूसरे के सामने। तो उन्होंने वही सारा जो रिटोरिक जो आपने बताया विक्टिम कार्ड का, उन्होंने ला के सामने रखा। तो मैंने उनसे कहा कि चलिए छोड़ दीजिए, हम सारी बात ही नहीं करेंगे, हम में बांग्लादेश और पाकिस्तान में क्या फर्क है। उन्होंने कोई फर्क नहीं, हमने कहा एक ही वंशज है, डीएनए भी अब ये कहता है कि सब एक ही है, वो भले ही
पाकिस्तानियों की बेचारों की आधी 2/3 संपत्ति तो उनकी इसीलिए बेकार होगी कि वो सब जगह डीएनए कराते घूमते रहे, और उसमें उस डीएनए का जो परीक्षण करने वाला उसको ज्यादा से ज्यादा रकम देते थे कि इसमें अरब लिख दे, इसमें अरब लिख दे। तो मुझे पता नहीं उन्होंने खेल किया होगा, अंग्रेजों को लिख के दे देना चाहिए, हाँ भाई तुम सारे अरब हो। तो लेकिन खैर वो नहीं हो पाया, वो बेचारों को कहा गया नहीं आप तो यहीं के हो। तो मैंने उनसे पूछा कि अगर इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं, हमारे एक पूर्वज कह रहे नहीं, कह रहे वो भी यही तो कह रहे हम तो यही कह रहे। हमने कहा हाँ आप यही कह रहे, अब जो आगे मैं कह रहा वो आप नहीं कह रहे। हमने कहा कि आप ये बताइए कि एक जगह जहां सबसे ज्यादा खतरा है वहां जनसंख्या 9 से 14-15% होगी, और जहां ईमान और जहां सबसे बड़ी पाक जमीन है, कलबा है और कलमा है जो भी है, वहां वो जो है एक जगह 27 से रह के 6 पे रह के 8 पे, और एक जगह 9 से घट के 2% पे भी नहीं रह गए। हमने कहा यार ये तो कोई छोटे से बच्चे को समझा दोगे? तो उसके बाद जवाब ही नहीं था। वो क्या जवाब देता? ये तो गणित का सवाल है यार, इसमें कौन सी बात है, इसमें कौन सा तू 2 से 2 25 कर देगा? तो ये सीधा सा है, कोई इसमें कोई अर्थमेटिक लगाने की जरूरत नहीं कि वो करते हैं। भाई जो आदमी सीधे तौर पे इस देश के नॉर्थ ईस्ट को काटने की बात कर रहा है, वो कह रहा है कि इतना मलबा फेंक दो हटाने में और ये सब कर दो, अलग कर दो, वो आदमी हत्यारा है, वो हजारों लोगों की हत्या के प्लान बना रहा है, वो स्ट्रेटेजिस्ट है। देखिए कभी भी ध्यान रखना कि जो आपने कभी देखा नहीं होगा, जो कभी परमाणु बम भी गिराते हैं ना, वो पायलट जाके आराम से वहां वो खेलते हैं, माफ करना बहुत ही क्रूड शब्द हो सकता है, वो आराम से डिस्कोथेक में डांस कर रहे होते हैं, क्योंकि वो सीधे नहीं शामिल है उसमें, वो गिरा के लौट आए, उन्होंने देखा नहीं। जो स्ट्रेटेजिशियन होते हैं वो इतने कोल्ड ब्लडेड होते हैं कि वो मरने के आदेश जारी करते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, उमर खालिद या सर्जिल इमाम, ये सब लोग यहां से पैदा होते हैं। निवेदिता मेनन या ये वो जो अभी गा रही थी नाम रहेगा अल्लाह का, या किसका क्या नाम था वो जो अभी वहां गा रही थी, नारायण, हाँ नंदिता नारायण, हाँ ये क्या है? ये सब उस सिस्टम का पार्ट है। वो एक पूरा जैसा कैलकुलेटिव मूव होता है उस तरह मूव कर रहा है। उसमें कोई विक्टिम कार्ड प्ले करने का जिम्मेदारी है, जैसे उसमें किसी को ये दिया हुआ है, आरफा खानम को ये काम दिया हुआ कि उसको क्या करना, उसको वो काम करना, ये और सारों का अगर काम देखोगे ऐसे दिखेगा फैला हुआ है। दरअसल अगर कभी, लेकिन वो ऐसे है काम, दरअसल ऐसे है अम्ब्रेला के नीचे। ऊपर से देखा हो ना, हम लोग जब नीचे से जमीन देखते हैं, मैं वैसे ही कह रहा हूँ, जब आपने देखा होगा अपने गांव की जमीन तो आपको बड़ा कटा फटा सा ऐसा दिखता ही है, लेकिन जब कभी आप प्लेन से देखते हैं ना नीचे, तो आपको कितना दिखता है। तो उसी तरह से वो लोग प्लेन से देखते हैं। उन लोगों को मालूम है एजेंडा क्या, कि धीरे धीरे इनको खत्म करते जाना है। यहाँ चलो ये वाले हिस्से से निपटा दिया, ये वाले से हिस्से निपटा दिया, ये हिस्से से निपटा दिया, और दे आर डूइंग वेल, दे आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। एक आखिरी पॉइंट सर, दे आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल, लेकिन आपने अभी कहा कि आप अमूमन निराश नहीं होते हैं। मैं तो बहुत बार निराश होता हूं, आप लोगों से बात करके कई बार निराशा से बाहर आता हूं। व्हाट आर वी डूइंग? हमारे अंदर ये कीड़ा कौन सा है और इसका उपाय क्या है कि हम लोग को, आपने नंदिता नारायण की बात की, वो हामिद अंसारी परिवार से रिलेटेड है, एक गार्गी रावत है, वो यूसुफ अंसारी की पत्नी है, और ये तमाम लोग मिलके नाम रहेगा अल्लाह का को इस बुरी तरह से मिस रिप्रेजेंट करते हैं, और ताहिर हुसैन तक को ये लोग बचा ले जाएंगे, क्योंकि उसमें जावेद अख्तर जो तथाकथित नास्तिक हैं वो बता रहे हैं। और दर्शकों के लिए मैं बस एक झलक इसकी दिखा दूं कि इसमें देख लीजिए ये कौन कौन लोग शामिल हैं। इसमें आपकी मधुर आवाज की साइमा जी से लेके और तमाम लोग हैं, राणा अयूब हैं, जावेद अख्तर हैं, तमाम लोग, विशाल ददलानी हैं, ये सब लोग इसमें शामिल हैं जो उसको बचा रहे थे। तो सर हम क्या कर रहे हैं? इसी के साथ आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स प्लीज। जी देखिए, अलग अलग इसका जवाब अलग अलग एंगल से हो सकता है। सवाल है कि आपको दिख क्या रहा है, ये इस पे तय होता है कि आप खड़े कहां हैं। तो कई बार क्या होता है, मुझे लगता है कि
एक तरह से पॉजिटिव साइन तो ये है कि कम से कम 8-10% ऐसे लोग होंगे जो ये समझने तो लगे कि लिखा क्या है। ये जो बोल रहा है इसको सुनना नहीं है, क्योंकि इसकी कोई हैसियत नहीं है। जैसे आप एआई पे जाएंगे, एआई के किसी प्लेटफॉर्म पे चले जाइए, चाहे चैट जीपीटी पे चले जाइए, चाहे ग्रोक पे चले जाइए, जेमिनी पे चले जाइए, तो वो अपने आप से, जैसे ही आप पूछने लगेंगे कि एट्रोसिटीज बताओ या सब बताओ, तो अपने आप से उसको वो करने लगता है कि नहीं नहीं ये छांटने सब लगता धर्म में होता है, ये सब, ये सारे धर्म में, ये है। सब कहानियां वो समझाने लगेगा। तो कई बार उससे शुरू में मैं उलझ जाता था। मुझे तो भाई आप बात कर रहे हो, तो मैं उससे कहता था यार ये फिर क्या है, ये फिर क्या है, तो वो कहता था नहीं मॉडर्न। तो वो कहता था कि भाई वो जो लिखा हुआ कि उनके काफिलों को जहां भी मेरे कत्ल करना, वो वहां के लिए लिखा हुआ, मॉडर्न ने कुछ और लिखा हुआ। तो मैंने कहा संदर्भ क्या है, मॉडर्न संदर्भ है ना, देखिए। नहीं मैंने कहा कि मॉडर्न ने क्या लिखा हुआ, चलो ठीक है मान लो। तो कह रहा, मैंने कहा कि सिर्फ एक आदमी ये बता दो जो जो मॉडर्न का आदमी सियासित्ता के अंदर कोई हदीस है उसके अंदर चेंज कर सकता है क्या। कह रहा नहीं कर सकता। तो फिर बता क्या है, तो फिर मॉडर्न का दे क्यों रहा है। तो ये बात अब समझने लगे, तो मुझे लगता है कि शायद अगर वो समझ जाएंगे तो बच जाएंगे, नहीं तो इतिहास के पन्नों में यूएनओ की रिपोर्ट्स और सारी चीजें बताती हैं कि 43 से ज्यादा इन्होंने आज तक वो खत्म की जा चुकी हैं। 43 से ज्यादा सभ्यताएं खत्म कर चुके हैं वो। तो वो एक सभ्यता ये भी लगा दो, एक सभ्यता ये भी लगा लीजिए। और दर्शकों श्रोताओं, ये बड़ी अच्छी बात हुई है कि बंगाल में जागरण हुआ है, और बंगाल जब जागता है तो शायद जो भी कटा फटा देश हमारे पास बचा है, क्योंकि हम तो वियतनाम से लेके पूरी दुनिया पर थे, लेकिन भागते भागते कटते कटते 1400 वर्षों से लड़ते लड़ते, लेकिन जैसा कि सर ने कहा, मुझे भी लगता है कि ये बड़ी अच्छी बात हुई है कि 8-10% ही सही हिंदू जागने लगे हैं। तिलचट्टों की भीड़ पर अब लोग नहीं जा रहे हैं, जंतर मंतर पर भीड़ नहीं उमड़ रही है, और सोनम वांगचुक कितना भी मुंह बना ले, लेकिन उनको उतना भाव नहीं मिल रहा है। लेकिन यह याद रखिएगा हमेशा कि दिल्ली के जो दंगे हुए थे हिंदू विरोधी, उनका क्या परिणाम निकला था और कितनी वहां हत्या हुई थी। उसी में आपके यहाँ के तथाकथित बुद्धिजीवी भी चार्जशीट में है। सर अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूं तो शायद अपूर्वानंद जैसे लोग भी उसमें चार्जशीट में, उनका भी नाम है। हाँ उन लोगों को, कुछ जर्नलिस्टों को लिया गया था, मतलब उसमें एक जांच में आया था, इन्वेस्टिगेशन में, उसमें जर्नलिस्ट थे। और जर्नलिस्ट भी थे। अपूर्वानंद ने तो आज भी कहा है कि आम आदमी पार्टी को गाली देते हुए कि क्या तुम्हारी आत्मा ने तुम्हें ये कर दिया। वो कह रहा कि आपने इसको बलि का बकरा बना दिया, मतलब छोड़ दिया। वो बड़ा दुखी हुआ अपूर्वानंद आज। सर आप नसरुद्दीन शाह ने अपील जारी कर दी है, अरुंधति सुजैन रॉय ने जारी कर दी है, पूरी दुनिया अब इकट्ठा हो रही है। कल आतिशी गई थी, आज हो सकता है वो केजरीवाल समेत सारे लोग जाएंगे। तो दर्शकों श्रोताओं, ये वीडियो में हमने अगर काम की बात की होगी तो आप इसे आगे बढ़ाएं इसे, क्योंकि आप जब बढ़ाते हैं आगे तो वही हमारी वॉइस रेजोनेट करती है। और अगले किसी वीडियो में फिर किसी ऐसे ही मुद्दे पर बातचीत होगी। धीरेन्द्र सर का अपना चैनल है धीरेन्द्र पुंडीर न्यूज पॉइंट। अगर आपको मौलिक और व्यवस्थित जानकारी चाहिए, ज्ञान लेना है, तो वहां जाइए। शोर शराबा सुनना है तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। अभी के लिए इतना ही। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय जय श्री राम। धन्यवाद।